हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन। टुडे आप लोगों का MPS 004 दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड का एग्जाम है 15 जुलाई को। तो हम लोग उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और एक तरह आपका वन शॉट रिवीजन भी हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द इसेंशियल फीचर्स ऑफ सिविल सोसाइटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द स्टेट। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो स्टेट, जब भी हम स्टेट नाम आएगा ना पॉलिटिक्स साइंस में, जब पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का नाम आता है तो ये बेसिकली गवर्नमेंट को बोल रहे होते हैं। ठीक है, स्टेट बेसिकली ऐसी जगह होती है जहाँ गवर्नमेंट रूल कर रही होती है। तो ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं सिविल सोसाइटी होती क्या है। तो देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, सिविल सोसाइटी का मतलब है गवर्नमेंट के बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो सोसाइटी के लिए काम करती हैं, वो सिविल सोसाइटी होती है। जैसे कि जितने भी एनजीओज हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं जो वर्कर के राइट के लिए करते हैं, विमेन के ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि RWA वगैरह, एनवायरमेंट ग्रुप होते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जैसे ड्यू वगैरह की हैं, ये सब सिविल सोसाइटी आती है। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट तक लोगों की प्रॉब्लम्स को पहुंचाना। ओके, अब एग्जाम में अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो सिंपल लाइन याद रखना, यहां पे मैंने आपको दे रखी है, सिविल सोसाइटी इज द स्फेयर बिटवीन द स्टेट, मार्केट एंड फैमिली वेयर पीपल वॉलेंटरली कम टुगेदर टू वर्क फॉर कॉमन इंटरेस्ट। यानी कि देखो, ये एक ऐसी जगह है या एक ऐसी सोसाइटी है जो स्टेट, मार्केट, फैमिली तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाती है और यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से आकर एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, किसी भी कॉमन टॉपिक के लिए। ओके, अब आते हैं सिविल सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पर। सबसे पहला है वॉलेंट्री एसोसिएशन। सिविल सोसाइटी में कोई जबरदस्ती मेंबर नहीं बनता, लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं और अगर किसी एनजीओ के साथ काम करना है तो खुद डिसाइड करते हैं। ओके, इसी वजह से हम लोग इसे वॉलेंट्री एसोसिएशन भी कहते हैं। ओके, सेकेंड फीचर है ऑटोनॉमी फ्रॉम द स्टेट। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट से अलग काम करती है, ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं करती। गवर्नमेंट के कोई रूल्स रेगुलेशन सिविल सोसाइटी पे वर्क नहीं करते। ठीक है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। इसी इंडिपेंडेंस की वजह से सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट की मिस्टेक्स को भी जो है पॉइंट आउट कर सकती है। अगर उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है तो वो उस चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं। ओके, तीसरा फीचर है प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी। देखो, प्लूरलिज्म का मतलब ही होता है डाइवर्सिटी। सिविल सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, लैंग्वेज के, कल्चर के, लेकिन सब मिलकर काम करते हैं और हर ग्रुप को अपनी बात रखने का पूरा पूरा मौका भी मिलता है। ओके, नॉन कोएर्सिव नेचर। देखो, अब इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है, देखो स्टेट के पास पुलिस होती है, आर्मी होती है, कोर्ट होते हैं, ये सब होते हैं। मतलब क्या है, स्टेट फोर्स यूज कर सकती है किसी भी चीज के लिए, लेकिन सिविल सोसाइटी किसी को फोर्स नहीं करती। अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, लोगों को समझाते हैं, पब्लिक का ओपिनियन फॉर्म करवाते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं करते कुछ भी करने के लिए। ओके, प्रमोशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सिविल सोसाइटी का फाइनल एम होता है सोसाइटी की भलाई, बेसिकली एजुकेशन, हेल्थ, गरीबों की हेल्प करना, करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाना, ये सब क्या है, सिविल सोसाइटी के काम होते हैं। ओके, तो ये थे इसके 5 मेन फीचर। अब एक इंसान आते हैं बहुत बड़े जो हैं, एंटोनियो ग्राम्जी, बहुत ही फेमस नेम है पॉलिटिकल साइंस में। इनके व्यू क्या थे सिविल सोसाइटी पे, ये देखते हैं। इसका क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है तो ध्यान रखना। ठीक है, देखो, ग्राम्जी कहते हैं कि सिविल सोसाइटी ना सिर्फ एनजीओज नहीं होते, स्कूल, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी सिविल सोसाइटी का ही पार्ट है और इनके थ्रू रूलिंग क्लास लोगों की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती है और इसी प्रोसेस को जो है ग्राम्जी ने हेजेमनी कहा था। ठीक है, यानी कि देखो, स्कूल, मीडिया, ये सब भी तो हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, हमारे ओपिनियन को कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए ये भी इनके, ग्राम्जी के अकॉर्डिंग, सिविल सोसाइटी के पार्ट है। ठीक है, इनके थ्रू जो रूलिंग क्लास के लोग हैं वो अपनी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस होने देते हैं या फिर करते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हेजेमनी का नाम दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक है, अलग से क्वेश्चन या शॉर्ट नोट इस पे आ सकता है। इसी सिविल सोसाइटी के थ्रू लोग गवर्नमेंट को चैलेंज भी कर सकते हैं और ये पॉइंट याद रखने की जरूरत है। यानी कि देखो, जब आप लोग स्कूल वगैरह में जाते हो तो आपका माइंड, आप चीजें अलग से सीखते हो,
लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इन्फ्लुएंस हो। ऐसा भी तो है कि स्कूल में जाकर आप अपने राइट्स वगैरह सीखो या फिर मीडिया के थ्रू सीखो और फिर इसी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करो। तो ये चीज भी ओके। अब देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है सिविल सोसाइटी और स्टेट में। देखो, सिविल सोसाइटी और स्टेट का रिलेशन दो तरह का होता है, ठीक है। पहला होता है कोऑपरेशन का, यानी कि गवर्नमेंट और एनजीओ मिलकर काम करते हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स चलाते हैं, कभी कोई आपदा या डिजास्टर आ जाए तो उसमें काम करते हैं, विमेन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आता है वॉच डॉग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना एज इट इज। देखो, सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट पर नजर भी रखती है, कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई राइट्स का किसी का वायलेंस हो रहा है या फिर करप्शन हो रही है, गलत पॉलिसी निकाली है, तो सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट करती है, पिटीशन फाइल करती है, मीडिया के थ्रू इशू उठाती है और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। इसीलिए इसे डेमोक्रेसी का वॉचडॉग भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर आ सकती है, आंसर आपको याद रखना है। कहीं पे भी सिविल सोसाइटी और स्टेट का रिलेशनशिप होगा, ये आएगा। हेजेमनी के बारे में होगा तो एंटोनियो ग्राम्जी आएगा। सिर्फ आ गया कि सिविल सोसाइटी के फीचर्स बताओ, तो भी इसी में से आंसर लिखना है, ओके। तो ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कंपेयर द लिबरल एंड मार्क्सिस्ट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म। सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि देखो, नेशनलिज्म होता क्या है। देखो, नेशनलिज्म का मतलब है अपने नेशन के प्रति ना लॉयल्टी, यूनिटी और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग। सिर्फ फीलिंग को ये नेशनलिज्म कहा गया, कोई भी फिजिकल चीज नहीं है नेशनलिज्म। जब लोग अपने देश को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं और उसके लिए मिलकर काम करते हैं, तो उसी फीलिंग को हम नेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब इसी नेशनलिज्म को दो अलग आइडियोलॉजीज या फिर दो अलग तरीके से एक्सप्लेन करा गया है। एक इसमें आ जाती है लिबरल अप्रोच, लिबरलिस्ट की, और एक आ जाती है मार्क्सिस्ट अप्रोच, कार्ल मार्क्स की, ठीक है। एग्जाम में कंपैरिजन पूछा जा सकता है, दोनों की अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, मैं दोनों समझा रही हूँ इसमें, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि लिबरल अप्रोच क्या है नेशनलिज्म पे। तो देखो, लिबरल्स नेशनलिज्म को जनरली पॉजिटिव मानते हैं, अच्छी चीज मानते हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हर नेशन को अपनी गवर्नमेंट चूज करने का राइट होना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट को ये लोग कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, ओके। टर्म याद रखना, मतलब कि हर नेशन को खुद डिसाइड करना चाहिए कि उसका रूलर कौन होगा। और लिबरल्स कहते हैं नेशनलिज्म डेमोक्रेसी को और जो है स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं, और इसी अप्रोच में नेशन का बेस रेस या रिलीजन नहीं होता। मतलब कि जब आप अपनी किसी को वोट दे रहे हो तो आप ये नहीं सोचते कि क्या किस रिलीजन से है, क्या है, ये सब नहीं सोचते। आपके अंदर ये होता है कि मेरे देश के प्रति कौन काम कर सकता है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू फॉलो करेगा, कौन करप्शन नहीं करेगा, ये सब। तो यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, वो उस नेशन का पार्ट है। इससे जो है सिविक नेशनलिज्म भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ध्यान रखना, पॉजिटिव मानते थे, सिविक नेशनलिज्म की बात करी थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करी थी इन्होंने, ठीक है। लेकिन जो है लिबरल्स एक वार्निंग भी देते हैं नेशनलिज्म से रिलेटेड। अगर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाए तो वॉर्स हो सकती हैं, जैसे कि आप अपने स्टेट या फिर अपने देश या फिर अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लेके बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, तो वायलेंस हो सकता है, दूसरी कंट्रीज के साथ आपका वॉर वगैरह हो सकती है। तो इसलिए नेशनलिज्म होना चाहिए, लेकिन बैलेंस्ड तरीके से, ठीक है। तो ये थी लिबरल अप्रोच। अब हम आते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच पे, ठीक है। मार्क्सिस्ट नेशनलिज्म को लिबरल थिंकर्स की तरह पॉजिटिव बिल्कुल नहीं मानते थे, ओके। इसमें दो लोग आ जाते हैं, एक तो कार्ल मार्क्स और एक है फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, ये इनके स्टूडेंट थे, ऑलराइट। देखो, ये दोनों कहते थे कि नेशनलिज्म को ना रूलिंग क्लास यूज करती है, यानी कि वो क्लास जिसके पास पैसा है, पावर है, रिसोर्सेज है, वो नेशनलिज्म को यूज करते हैं, किस लिए? ताकि वर्कर्स अपनी असली प्रॉब्लम भूल जाएं और सिर्फ उनके प्रति काम करते रहें। तो क्या असली प्रॉब्लम क्या वर्कर फॉलो करते हैं? क्लास एक्सप्लॉइटेशन, है ना, कि उनको एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है लेकिन उतना पैसा नहीं दिया जाता। तो ये चीज, इसमें मार्क्स एक और चीज कहते थे, वो कहते हैं कि वर्कर्स का असली रिलेशन उनके क्लास से है, नेशन से नहीं है। इसीलिए नेशनलिज्म कई बार वर्कर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और रूलिंग क्लास को इसका फायदा होता है। क्योंकि आप बोलते हो ना कि अरे तुम ऐसा काम करो तो तुम देश के प्रति कर रहे हो, देश के लिए तो इतना कर ही सकते हो, देश के लिए तो टैक्स दे ही सकते हो, देश, ये चीज लाके जो है उन्हें एक्सप्लॉइट करा जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं, दैट इज लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। लेनिन ने कहा था कि हर नेशनलिज्म बुरा नहीं होता,
अगर कोई कंट्री कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट फ्रीडम के लिए फाइट कर रही है तो वहां नेशनलिज्म पॉजिटिव रोल प्ले करता ही करता है ना। जैसे कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी, तो लेनिन ने ऑपरेसर नेशन और ऑपरेस नेशन में डिफरेंस बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो टर्म्स याद रखना, ठीक है। अब देखो, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, लिबरल और मार्क्सिस्ट अप्रोच को, तो क्या क्या इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। डिफरेंस एक तो ये है, लिबरल नेशनलिज्म को डेमोक्रेसी और सेल्फ रूल के सिंबल मानते थे, वहीं मार्क्सिस्ट जो है नेशनलिज्म को क्लास पॉलिटिक्स से जोड़ते थे, ठीक है। दूसरी चीज, लिबरल्स बोलते हैं कि नेशन की आइडेंटिटी शेयर्ड वैल्यूज और सिटीजनशिप से बनती है, लेकिन मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि इकोनॉमिक क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा, वही क्लासेस, मिडिल क्लास, हाई क्लास, ये सब के ऊपर डालते हैं, ठीक है। लिबरल्स इंडिविजुअल राइट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे, लेकिन मार्क्सिस्ट जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। लिबरल्स कहते हैं कि नेशनलिज्म यूनिटी क्रिएट करता है, सब भाईचारा। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि नहीं, कई बार ये जो है वर्कर्स को डिवाइड करता है और इसका बेनिफिट किसको जाता है, रूलिंग क्लास को, ओके। अब देखो, अगर हम कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में देखें नेशनलिज्म को, तो अब देखो, ग्लोबलाइजेशन, आज कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन सब बढ़ गया है। तो लिबरल्स कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म दोनों साथ साथ चलते हैं, कंट्रीज कोऑपरेट भी कर सकती हैं, अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन कर सकती हैं। लेकिन वहीं मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन है और इसी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इसीलिए लोग फिर से जो है नेशनलिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं वापस, ओके। तो ये भी आ सकता है अलग से क्वेश्चन कि लिबरल और मार्क्सिस्ट अप्रोच का नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन का क्या उन्होंने रिलेशन पे डिस्क्रिप्शन दिया है, ओके। तो ये याद रखना, एक ही क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। इसमें मार्क्सियन, गांधीयन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल सारी थ्योरीज आएंगी, ऑलराइट। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया था, स्टेट का मतलब है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास टेरिटरी है, यानी कि उसके बॉर्डर्स मार्क्ड है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सवरेनिटी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट की शुरुआत कैसे हुई थी। इसके बारे में अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग थ्योरी दी है। 4 थ्योरी हमने मेन पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सबसे फेमस थ्योरी है ये। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले लोग किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते थे, ठीक है। इस सिचुएशन को बोला गया था स्टेट ऑफ नेचर, ऑलराइट। उस टाइम ना लॉज थे, ना पुलिस थी, ना गवर्नमेंट थी, लोग अपनी मर्जी से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इससे जो है प्रॉब्लम्स और बढ़ने लग गई थी, ठीक है। इसीलिए लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक गवर्नमेंट होनी ही चाहिए, और इसी अग्रीमेंट को उस टाइम पे कहा गया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके मेन 3 थिंकर्स हैं, आपको याद रखने। एक तो थॉमस हॉब्स, ठीक है, इन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत डेंजरस थी, और इन्होंने एक फेमस लाइन दी थी, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। मतलब हर इंसान दूसरे से लड़ रहा था, इसलिए स्ट्रॉन्ग रूलर की बहुत जरूरत थी उस टाइम पर, ठीक है। फिर जॉन लॉक आते हैं, इन्होंने कहा कि लोग गवर्नमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि उनके नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट रहें, और नेचुरल राइट्स इन्होंने दिए थे, लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ओके। अगर गवर्नमेंट ये राइट्स प्रोटेक्ट ना करे तो उस गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है। फिर आते हैं जीन जैकस रूस। देखो, इन्होंने क्या कहा था, गवर्नमेंट का असली पावर जो है लोगों के पास होना चाहिए, और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने नाम दिया था जनरल विल। मतलब जो मेजोरिटी लोग चाहें वही गवर्नमेंट करे, ठीक है। तो ये 3 चीजें इन्होंने बोली थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, ओके। क्रिटिसिज्म भी इसे बहुत मिला था इस थ्योरी को, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था, कोई हिस्टोरिकल प्रूफ ही नहीं है इस थ्योरी का, तो इसलिए इस थ्योरी पे कोई रिलाय नहीं कर रहा, ओके। फिर आती है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ द स्टेट। देखो, कार्ल मार्क्स और एंगल्स के अकॉर्डिंग स्टेट तब बनी जब सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया था, ठीक है। और इसके बाद सोसाइटी को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, रिच और पुअर, ओनर्स और वर्कर्स। तो मार्क्स कहते हैं कि स्टेट जो है न्यूट्रल नहीं होती, स्टेट रूलिंग क्लास के फेवर में जाती है, क्योंकि पुलिस, लॉ, कोर्ट, ये सब जो है रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। वो वाली क्लास जिसके पास सब कुछ होता है ना, रिसोर्सेज है, पावर है, पैसा है, तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही होती है। तो मार्क्स का मानना था कि जब फ्यूचर में क्लासलेस सोसाइटी बनेगी ना, जहाँ पे कोई रिच पुअर नहीं होगा, सब इक्वल होंगे, तब स्टेट की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, तब हमें चाहिए ही नहीं होगा ये सब। और इसी प्रोसेस को इन्होंने कहा था विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, ओके।
इसके बाद आती है गांधीयन थ्योरी ऑफ द स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इजी भी है। देखो गांधी जी बेसिकली मानते थे एक तो पावर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, बटी होनी चाहिए, ठीक है, एक किसी के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा पावर एक के हाथ में होगी तो एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होगा, इसलिए इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। साथ ही साथ ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि विलेज, जो अभी हम पंचायत वगैरह पढ़ते हैं वो इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद इनका स्वराज यानी कि सेल्फ रूल पे भी इन्होंने बोला था कि अपनी कंट्री में खुद बनाओ चीजें, खुद के ऊपर खुद रूल करो, किसी बाहर कंट्री पे डिपेंडेंट मत हो। ओके, तो ये था गांधी जी का। फिर आते हैं हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ द स्टेट पे। ये लास्ट थ्योरी है और ये थ्योरी जो है स्पेसिफिकली एशिया और अफ्रीका जैसे कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हुई तब उन्होंने ब्रिटिश या दूसरे कॉलोनियल रूलर्स के इंस्टीट्यूशन को ही कंटिन्यू रखा, मतलब वही पुलिस, वही ब्यूरोक्रेसी, वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही सब स्ट्रक्चर रहा, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं हमजा अलवी। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ओवर डेवलप्ड स्टेट का, जिसका मतलब होता है कि कई पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में गवर्नमेंट बहुत पावरफुल बन गई लेकिन सोसाइटी कंपैरेटिवली वीक रही, और इसी वजह से एलिट्स का इन्फ्लुएंस जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इन्होंने जो ब्रिटिश, जब ये कॉलोनीज बने हुए थे तो जैसा ब्रिटिश इन्हें छोड़ के गए थे वैसे ही रहे थे। ओके, तो ये चीज। अब देखो मेन जो पहले 3 क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूंगी, उसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, देखो इस आपको पीडीएफ में टोटल जो है टोटल क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसमें 18 क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं। आप ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। नीचे आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक दे रखा है, आप वहां मेरे को टेक्स्ट करके पीडीएफ परचेज कर सकते हो। अभी तक एमपीएस 001, 002, 003 ये तीनों पीडीएफ बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे पीडीएफ के रिव्यू में देख सकते हो कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली सिमिलर आए थे। एमपीएस 002 में पूरा पेपर सेम आया था, पूरा ए टू जेड पेपर। एमपीएस 001 में भी पूरा पेपर सेम था, सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आए हैं। तो अगर आप लोग को अपने हिसाब से तैयारी करनी है, अपने हिसाब से अपनी पेस पे पढ़ना है, तो आप ये पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो। इसका हिंदी वर्जन भी मेरे पास अवेलेबल है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे सेकेंड पार्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।